नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। विदेशी विद्यार्थी सहायता केंद्र में तीखे नए नक्श, रंग रूप, कद काठी किसी भी नजरिए से भारतीय नहीं लग रहा था, पर उसे हिंदी बोलते देख निशा आश्चर्य से बोली, अरे आप तो हिंदी बोल लेते हैं। रघु बोला, शायद आप जानना चाहती हैं कि मैं भारतीय हूँ या नहीं। तो सुनिए, मैं हूँ रघुनंदन, विशुद्ध भारतीय। हिंदी में काम चला लेता हूँ पर मेरी मातृभाषा तेलुगु है। अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से MBBS करके यहाँ रेजिडेंसी कर रहा हूँ। और आप? निशा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं निशा मुंबई से B फार्मा करके यहाँ MS कर रही हूँ। पहली बार अमेरिका आई हूँ, अतः जहाँ भी कोई भारतीय नज़र आता है तो मन बात करने को मचल उठता है। रघु बोला, यकीन मानिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ आपको इतने भारतीय मिलेंगे कि विदेश में होने की भावना आप भूल जाएंगे। यह कहकर रघु हंस दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता गहरी होने लगी। दोनों इतनी जल्दी विवाह बंधन में बन जाएंगे, यह उन्होंने स्वयं भी नहीं सोचा था। वर्षों पहले निशा के माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। संपन्न परिवार की इकलौती वारिस निशा को उसके नाना नानी और मामा ने बड़े प्यार से पाला था। रघु ने निशा के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। निशा के नाना नानी ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। साथ ही राहत की सांस ली कि निशा ने स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लिया। परंतु रघु के माता पिता को जब यह बात पता चली कि निशा दूसरी जाति की है तो उन्होंने मुंह बना लिया। उनके यहाँ एक पंडित हर चौथे रोज आता था। उसने उसके माता पिता को पट्टी पढ़ा दी थी कि विजातीय से विवाह करने पर नरक मिलता है। ईमेल के द्वारा रघु ने अपने माता पिता को निशा के बारे में बताया तो वह बोले, जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत है। समझ लेना, हम दोनों मर गए तुम्हारे लिए। पिता का ईमेल पढ़कर रघु सख्ते में आ गया। निशा और रघु की शादी एक सादे समारोह में हुई। निशा के नाना नानी उसके विवाह का जश्न भारत में मनाना चाहते थे, लेकिन रघु ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भारत में अगर वह अपने घर नहीं जा सकता तो फिर वह कभी भारत नहीं आएगा। माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया, अब भारत आने का क्या फायदा। रघु के कई रिश्तेदार और संबंधी अमेरिका में उसके आसपास ही रहते थे, लेकिन विजातीय शादी और माता पिता की नाराजगी के कारण उन्होंने रघु से मिलना जुलना कम कर दिया था। विवाह के बाद दोनों सुख भविष्य की कल्पना कर रहे थे, परंतु विवाह के बाद रिश्ते में प्रेम ऐसे गायब हुआ जैसे कपूर उड़ जाता है। जल्दी ही निशा और रघु के बीच झगड़े होने लगे। वे दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने और आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे में एक दिन रघु ने कहा, निशा मेरी बात सुनो। निशा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी। उसने संगीत सुनने के लिए ईयरफोन लगा रखा था। रघु फिर से चीख कर बोला, निशा मेरी बात सुनो। निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रघु ने गुस्से में ईयरफोन की तार निकाल दी। निशा चीख कर बोली, क्या है, क्यों घर सिर पर उठा रखा है। रघु बोला, मेरी कजन रीमा विवाह के बाद यहीं वाशिंगटन में रहने आ रही। उसका पति रोहित किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है। विवाह के बाद वह भारत से पहली बार यहाँ आ रही। उनका फ़ोन आया था। मैंने मजबूरन उन्हें अपने साथ रहने को कह दिया है। रघु का स्वर स्पष्ट था। निशा बोली, कहीं यह तुम्हारी बुआ की वही बेटी तो नहीं जिनके पड़ोस में तुम कई वर्ष रहे थे। रघु बोला, हाँ वही है। सगी बहन से अधिक मेल जोल है हमारा, इसीलिए चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर पाया। निशा बोली, ठीक है, तुम्हारी फुफेरी बहन है और तुम्हारा घर। मैं कौन होती हूँ यहाँ आने से रोकने वाली, पर मैं साफ कह देती हूँ, मुझसे किसी की आवभगत नहीं होगी। अगले 2-3 महीनों में अपने काम से व्यस्त रहूँगी। मुझ पर काम का बहुत अधिक बर्डन है, इसीलिए मेरी ओर से किसी के स्वागत सत्कार की आशा मत रखना। थोड़ी कहासुनी के बाद वार्तालाप झगड़े में बदल गई। दोनों उच्च शिक्षित भारतीय थे, परंतु उन पर यह कैसा विदेशी रंग चढ़ा था कि रिश्तों की अहमियत ही भूल गए। रघु ने सोचा था कि रीमा के आने का समाचार सुनकर निशा खुश होगी। विवाह के बाद पहली बार उसके परिवार की ओर से कोई आ रहा था। उस पर भी निशा इस तरह का व्यवहार कर रही, उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा। 2 सप्ताह बाद रीमा अपने पति के साथ रघु के घर पहुंची। रघु पहले से ही बहुत खुश था।
उसने रीमा के स्वागत की बहुत अच्छी तैयारी की थी। इतना खुश तो वह अपने विवाह के समय भी नहीं हुआ था, क्योंकि विवाह में कोई रौनक ही नहीं थी। उसके परिवार का कोई अपना उन्हें आशीर्वाद देने नहीं आया था। रीमा और रोहित जब आए तो निशा अपने कक्ष में थी। रीमा का चहकना सुनकर वह अपने कक्ष से बाहर आई। निशा भाभी, रीमा उत्साह से बोली और लपक कर निशा से चिपक गई। रीमा ने अपने पति रोहित से कहा, रोहित, मैं कहती थी ना, रघु भैया ने हीरा चुना है। निशा भाभी बहुत सुंदर है, कितनी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है और अद्भुत सौंदर्य भी। रोहित ने हाँ में हाँ मिलाई, इसमें कतई संदेह नहीं है। मैंने फोटो तो देखते ही कह दिया था, रघु की पसंद एक नंबर है। रघु ने बीच में टोका, रीमा, यह सुंदरता का वर्णन हो गया हो तो तुम दोनों जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज का भोजन हम बाहर करेंगे। रीमा बोली, क्या रघु भैया, हवाई जहाज का बेस्वाद खाना खाकर मैं परेशान हो गई। मैं तो घर का खाना ही खाऊंगी। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं अभी 5 मिनट में नहा धोकर आई और आप सब के लिए खाना आज मैं बनाऊंगी। रीमा तुरंत बाथरूम में चली गई और शीघ्र ही नहा धोकर आ गई। गुलाबी रंग के सूट में रीमा एकदम तरोताजा लग रही थी। निशा ने नजरें चुराते हुए उसे देखा। उसने कोई खास गहने नहीं पहने थे। गले में मंगलसूत्र और हाथों में 4-4 सोने की चूड़ियां थी। कानों में शायद हीरे के कर्णफूल थे। हाथों में लगी मेहंदी देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाई और रीमा से बोली, बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई, रंग भी बहुत गहरा आया। निशा ने रीमा की हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए मेहंदी का डिजाइन देखा। रीमा खिलखिलाकर हंसकर बोली, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटेगी भाभी, मैंने पूरे 8 घंटे बैठकर मेहंदी लगवाई थी। निशा ने आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, विवाह बार बार नहीं होता। हमारे विवाह में तो ना तो मेहंदी लगी, ना डोली, ना बाजा और ना ही बाराती, बस 2-4 मित्र और 2 हस्ताक्षर। माता पिता तो रहे नहीं, नाना नानी मामा मामी यहाँ विदेश में आ नहीं सकते थे, हम वहाँ नहीं गए। और रघु के माता पिता के बारे में तो तुम जानती ही हो। खाना बनाते हुए दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे मैं तो भूल ही गई, कितनी मूर्ख हूँ मैं भी। अचानक रीमा ने अपने माथे पर हाथ मारा और फिर वह निशा का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचकर ले गई। यह देखो, आपके लिए रघु की माँ यानी मेरी मामी ने भेजा है। शांता मामी आप दोनों को बहुत याद करती है। रघु का नाम लेते ही उनकी आंखें छलछला जाती और रघु के पिता यानी मेरे मनोहर मामा कुछ नहीं बोलते, या फिर उनका दुख इतना बड़ा है कि जो उन्हें बोलने ही नहीं देता। उनकी स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। रीमा ने एक सिल्क भारी जरीदार साड़ी निशा को थमा दी, साथ में एक हीरे का सेट था। फिर रीमा रघु के लिए शेरवानी कुर्ता पजामा देते हुए बोली, यह मामी ने बहुत मन से बनवाया था। उन्होंने सोचा था कि रघु भैया अपने विवाह के समय इसे पहनेंगे। निशा उदास होकर बोली, पता नहीं रीमा, मैं ये उपहार ले पाऊंगी या नहीं। रघु को तो तुम जानती हो, एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। रीमा हंसकर बोली, मैं खूब जानती हूँ रघु को, पर भाभी यह तो माता पिता का आशीर्वाद है, इसे अस्वीकार करके आप उनका अपमान नहीं कर सकते। निशा ने उपहार लेकर अलमीरा में रख दिया। भोजन करते हुए रघु बोला, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, किसने बनाया है? निशा चहक कर बोली, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। रीमा और रोहित के साथ निशा और रघु का 1 सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। इसी बीच रोहित ने अलग अपार्टमेंट ले लिया था। रीमा को अकेलापन ना लगे, इसीलिए उसने रघु के घर के बिल्कुल पास ही अपने रहने की व्यवस्था कर ली थी। जब भी समय मिलता दोनों रघु निशा से मिलने चले आते। रीमा और निशा भी शीघ्र ही अच्छी सहेलियां बन गई। जब से रीमा आई थी, निशा की जीवन शैली ही बदल गई थी। रीमा ने उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। इसी बीच 7 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन रीमा और रोहित अचानक से आ धमके। रीमा खुश होते हुए बोली, आज हम बहुत जरूरी बात करने आए, चाय पानी बाद में पिएंगे, हम भारत जा रहे हैं। निशा ने नाटकीय अंदाज में पूछा, क्या भारत जा रहे हैं? हमेशा के लिए? रीमा बोली, नहीं निशा, हम 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। दिव्या की शादी है और रघु के पिताजी यानी मेरे मनोहर मामा की 60वीं सालगिरह है, उसका उत्सव 2 जून को है। रघु उदास होकर बोला, हाँ पापा, 2 जून को 60 वर्ष के हो जाएंगे। मुझे याद है, हर बार उन्हें बर्थडे विश करता था, इस बार नहीं कर पाऊंगा। रीमा बोली, हम तो जा ही रहे हैं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए। रघु चौंक कर बोला, हम क्यों? हमें किसी ने आमंत्रण नहीं भेजा। सभी सगे संबंधियों और मित्रों को पिताजी ने आमंत्रित किया होगा, पर मुझे सूचित नहीं किया। रीमा बोली, यह भी ठीक है, फिर भी सोच लो, अपने घर जाने के लिए क्या किसी को निमंत्रण की जरूरत होती है? रघु बोला, तुम पापा के क्रोध को जानती हो रीमा,
हमारे विवाह के बाद उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं बुलाया, न ही कभी फ़ोन पर बात की, निशा को आशीर्वाद नहीं दिया। रीमा बोली, तुमने आशीर्वाद मांगा ही नहीं? क्या तुम एक बार भी निशा भाभी को लेकर उनसे मिलने भारत गए? रघु बोला, उन्होंने कभी बुलाया भी तो नहीं। विवाह तुमने अपनी मर्जी से किया, तुम्हें जाना चाहिए था। देखो, मामा जी की 60वीं सालगिरह के समारोह के निमंत्रण पर उत्तरकाशी के स्थान पर तुम्हारा नाम लिखा है। रीमा ने निमंत्रण पत्र रघु की तरफ बढ़ा दिया। रघु ने कुछ देर निमंत्रण पत्र को निहारा, फिर रीमा को वापस लौटा दिया। वह बोला, रीमा, तुम्हारी बात अपने स्थान पर ठीक है, पर इस तरह से जाने के लिए मैं स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। फिर निशा बोली, रीमा दीदी, रघु अपनी मर्जी के मालिक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे नाना नानी का आशीर्वाद लेना है, रघु के माता पिता से माफ़ी मांगनी है। उनसे मेरा संबंध है। अपने माता पिता को मैं खो चुकी हूँ, पर उन्हें खोना नहीं चाहती। रीमा खुश होकर बोली, यह हुई ना बात। मुझे अपनी भाभी पर पूरा भरोसा है। अब चाय बनाओ, गरम समोसे हम लेकर आए। रघु शांत सोफे पर बैठा रहा। रीमा नाटकीय अंदाज में बोली, भ्राताश्री, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? आइए चाय पी लीजिए। रघु बोला, रीमा, तुम काफ़ी हद तक अपनी कोशिश में सफल हो चुकी हो। मुझे लगता है कि मुझे भी भारत जाना चाहिए। निशा का निर्णय सही है, और जब उसने निर्णय ले ही लिया है तो मैं उसे अकेली तो नहीं छोड़ सकता। 1 महीने बाद चारों दिव्या की शादी के समारोह में भारत आए। निशा को देखते ही रघु के माता पिता की आंखें छलछला उठी। माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ एक पहल की जरूरत थी। रघु डर रहा था कि कहीं उसके माँ बाप निशा को स्वीकार ना करें, इसीलिए वह भारत आना नहीं चाहता था। यहाँ पर रीमा ने अच्छी कोशिश की और उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।